जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आगामी एग्जाम 5 जून से लेकर 23 जून तक जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो टीसीएस के द्वारा कराया जा रहा है। और टीसीएस का पैटर्न के आधारित पर ही इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे 50 शिफ्ट के पीडीएफ मिलेंगे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी। रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखेंगे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था। तो ये कौन से शैली में बनाया गया था? तो ये होगा इंडो राय सैनिक शैली में बनाया गया था। कौन सा? इंडो राय सैनिक शैली। ये पारंपरिक इंडो सैनिक शैली में बनवाया गया था। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंडो सैनिक में, तो भारत में क्या क्या बना हुआ है? मद्रास का हाई कोर्ट इंडो सैनिक का बना हुआ है। मद्रास का हाई कोर्ट, ठीक है, मद्रास का हाई कोर्ट हो गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन वो भी इंडो रायसैनिक का यानी शैली से बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली का जो सचिवालय वो भी इसी के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, जयपुर का रामबाग महल गेटवे ऑफ इंडिया, और क्या कहते हैं मुंबई का ताज होटल, और क्या कहते हैं मैसूर पैलेस, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, ये सब बना हुआ है तो इंडो रायसैनिक शैली का बना हुआ है। ठीक है, अगला कहता है कि अगला क्वेश्चन, आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आधुनिक विद्युत चुंबकीय जो है जनरेटर, जो एसी जनरेटर डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है किस सिद्धांत पर? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतना का मान ज्ञात करे 2 दशमलव स्थानों तक। 1/4 है प्लस x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 4 5 6 20 गुना 6 120 हो गया। इतना है, तब इसको सॉल्व करेंगे। 1 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 होगा, और इसको अगर भाग देते हैं 1 को 20 से तो ये 0.05 होगा, प्लस अब इसको अगर भाग देते हैं तो कितना होगा? 0.0083। अब ये सभी को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो सबका दशमलव एक जगह होना चाहिए। 0.0500 हो जाएगा, उसके बाद 0.2500, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.383। इसको लमसन में किस तरह लिख सकते हैं? इसमें तो 0.31 लिख सकते हैं, 0.31 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियाँ डैश आमों के किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो किस आमों के लिए वो प्रसिद्ध है? तो केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गिरनार की पहाड़ी की बात करें तो ये पवित्र स्थान है किसके लिए? तो जैन धर्म वालों के लिए। किसके लिए? जैन धर्म वालों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, महत्वपूर्ण स्थान भी है। गिरनार में ही बाघ के लिए राष्ट्रीय वन उद्यान है। कहाँ है? राष्ट्रीय वन उद्यान है यहीं पे। एशियाई सिंह के लिए, एशियन टाइगर के लिए फेमस है। कौन? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, केसर गुजरात के आम का प्रमुख फसल है, यानी कि किस्म है। दशहरा भी ये भी आम का ही फसल है। अल्फांसो ये भी आम का ही फसल है। ठीक है, अल्फांसो को आम का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे पद वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। BLCM को क्या लिखा है? FHGI लिखा है। तो किया क्या गया वो देखेंगे हम लोग। B से F हुआ है, यानी कि 4 का प्लस हुआ है। L से G हुआ है, यानी कि 4 का माइनस हुआ है। C से G हुआ है, यानी कि 4 का प्लस। M से I 4 का माइनस। एक बार 4 का प्लस और एक बार 4 का माइनस हो रहा है। तो हम लोग भी सेम कर देंगे। क्या किसके बारे में? KHWS को क्या लिखेंगे? K में 4 जोड़ेंगे तो K में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 में क्या होता है? O। H में 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? D, यानी कि 4 हो जाएगा। W में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होता है 23। 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 27। 27 में होता है A। और उसके बाद S में 4 घटाएंगे, S होता है 19। 19 में 4 गया 15। 15 में क्या होता है? O। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ODAO। ODAO इज द राइट आंसर। एक बार प्लस 4 करेंगे, इस बार माइनस 4 करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ई शॉपिंग नहीं है? ई शॉपिंग मतलब कि जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो घर सामान पहुंच जाता है, तो वो शॉपिंग नहीं है। ये इसमें तो हो गया, फ्लिपकार्ट भी है, ये भी है, लेकिन ट्विटर यहाँ पे नहीं है। ट्विटर से आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। ट्विटर क्या है? तो ट्विटर एक सोशल मीडिया है। क्या है? सोशल मीडिया है। इसके द्वारा आप किसी को खबर या फिर समाचार भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब जो है, ये सब क्या है? तो आपका ई शॉपिंग है, यानी कि इंटरनेट शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और सब है ऑनलाइन में, जैसे नापतोल हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया और बिग सॉफ्ट हो गया। ठीक है, ये सब जो है, ये सब क्या है? तो ई शॉपिंग कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 16 cot A = 12 है तो sin A प्लस cot A बटे sin A माइनस cos A का मान क्या होगा? तो हम पहले यहाँ से cot का वैल्यू निकाल लेंगे। cot A बराबर हो जाएगा 16/12। 12/16 होगा। ये 12 तो इधर ही है ना, ये हो जाएगा 12/16। कोट यहाँ पे नीचे आ गया। अब इसको कटा देंगे कितना बार में? 3 और ये 4। तो कोट का वैल्यू क्या आ गया? कोट का वैल्यू आ गया 3/4। अब सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है sin A प्लस cos A बाय sin A माइनस cos A, ये दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या? इसके हर अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे? इसमें दोनों अंश और हर दोनों में अंश और
और हर दोनों में साइन ए से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? साइन ए से गुना कर देंगे। जब साइन ए से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। तो हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। नीचे साइन ए से गुना किए तो साइन हो जाएगा। अब फिर इसके नीचे भी क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए, अब बटे हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ से होगा क्या? साइन साइन कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। तो एक बार में कटा तो ऊपर क्या पड़ा? 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉट थीटा। 1 प्लस कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट। साइन बटे कॉस क्या होता है? कॉट। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? कॉट। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये आ गया मान। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। कॉट का वैल्यू हम निकाले थे, कॉट का वैल्यू निकाले थे 3/4। अब कॉट का वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो 1 प्लस और कॉट का मान है 3/4 हो गया। अब नीचे क्या है? 1 माइनस 3/4। ऊपर तब क्या हो जाएगा? 3 1 4 7 हो जाएगा, 7/4। और नीचे क्या हो गया? 4 में 3 गया तो 1/4। 4 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7/1 इक्वल टू 7। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 7 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में लेटर को इतना लिखा जाए तो ब्लास को इतना लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में कॉमन को क्या लिखा जाएगा? तो पहले लिखा क्या गया है वो देखेंगे। LETTER लेटर को लिखा गया है। लेटर को क्या लिखा गया है? 125207221 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद BLIS को लिखा गया है 2129198। तो पूछ रहा है कि COMMON कॉमन को क्या लिखा जाएगा? कॉमन को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें पकड़ना है पहले कि इसमें किया क्या गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि L 12 है तो 12, ठीक। E 5 तो 5, T 20 तो 20, और फिर T के लिए 7 है, ठीक है। फिर E के लिए 22 है, फिर R के लिए 18 है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि जैसे T एक बार आया तो T का पहला बार में मान 20 लिया गया है। जब सेकेंड बार आया तो इसके अपोजिट वाला मान लिया गया है 20, और में यानी कि 27 में 20 जाएगा तो 7, ठीक है। एक बार में जो मान आ रहा है तो उसका फेस वैल्यू लिया जा रहा है। जब वही संख्या रिपीट हो रहा है तो उसका अपोजिट वाला मान लिया जा रहा है। जैसे B का 2 होता है तो 2 यहाँ पे है, फिर L का 12 होता है तो 12, फिर I का 9 तो 9, फिर S का 19 तो 19, और फिर S के लिए आता है 8, क्योंकि एक बार 19 पहले आ चुका है। जब पहली बार आया S तो उसके लिए 19, जब सेकेंड बार आया तो उसके लिए 8। ये 8 कैसे लाए? तो 27 में 19 माइनस करके, ठीक है। अपोजिट जब मान निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? 27 में अपोजिट करते हैं। तो उसी तरह अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। जैसे C के लिए क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, O के लिए आ जाएगा 15, M के लिए आ जाएगा 14, ठीक है। M के लिए आ जाएगा 14 नहीं 13 होगा, N का होता है 14, 13। फिर M के लिए क्या आ जाएगा? एक बार 13 लिए तो इस क्या करेंगे? 27 में से 13 माइनस करेंगे, तो इस बार कितना हो जाएगा? M का मान 14। फिर M आया तो M के लिए हम पहले ले चुके हैं 15, पहले 15 ले चुके हैं। M का मान, O का मान पहले 15 बैठा चुके हैं, तो इस बार M का मान कितना बैठाएंगे? 27 माइनस 15 इक्वल टू 12, क्या हो जाएगा? 12। और N के लिए क्या आएगा? 14। तो 3 15 13 14, 3 15 13 14, 12 14 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या को ज्ञात करें जो इतना को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। दिया क्या क्या गया है?
तो 3 पर पावर 61 प्लस 3 पर पावर 62 प्लस 3 पर पावर 63 प्लस 3 पर पावर 64 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। तो सब में कॉमन क्या देख रहे हैं हम लोग, सब में कॉमन देख रहे हैं 3 पर पावर 61 सब में कॉमन है। तो 3 पर पावर हम क्या करेंगे 61 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 पर पावर 61 ले लेंगे तो 3 पर पावर 1, और इसके जगह पर क्या बचेगा तो 3 पर पावर 2, इसके जगह में क्या बचेगा तो 3 पर पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो अब बचा क्या 3 पर पावर 61, अंदर क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, यही तो बचेगा। तो ये क्या हो गया 3 पर पावर 61। अब इसको ये नहीं कि इस तरह सबको जोड़ देंगे तब फिर नहीं मिलेगा, इसको जो आंसर के अनुसार हमको 30 लाना है। तो क्या करेंगे 3 और 27 को जोड़ देते हैं, 30 हो गया। अब प्लस यह क्या हो जाएगा यहाँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अगर जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 और 3 13 3 27, ये टोटल कितना हो गया 40 हो गया। 40 3 × 10⁻, इतना हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको 30 के फॉर्म में चाहिए। 40 आंसर है नहीं है, तो हमें क्या किस फॉर्म में चाहिए 30 के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻60 इंटू 3 पर पावर 1। ठीक है, इसको 40 को क्या लिख सकते हैं 4 × 10, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको बाहर करेंगे तो क्या हो गया 3 पर पावर 60 इंटू ये हो जाएगा 10 पर 3 पर पावर 1 3 और गुना 10 30 इंटू 4 हो गया। तो इसमें से कटने वाला अंक क्या है 30, तो 30 से जो है ये पूरी तरह से कट जाएगा। किससे कटेगा ये सारा संख्या 30 से। सवाल अच्छा था, घुमाया था थोड़ा। अगला सवाल क्या कर रहा है, महेश अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर शेष स्टॉक को शेष जितना बचा उसे 15% के लाभ पर बेचता है। तो पूछ रहा है कुल लाभ कितना हुआ। तो माना कि महेश के पास कुल स्टॉक क्या था x, क्या था x। अब पहला हिस्सा कितना में बेचा, पहला x का 3/4 कितने में बेच दिया, तो ये बेच दिया 20% के लाभ पर। कितने परसेंट के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर। इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3x/4 इंटू 20/100, परसेंटेज हटाए तो नीचे 100। एक कटेगा कितने बार में 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया 3x/20% के लाभ। ठीक है, अब अगला केस में क्या करा है कि शेष जितना बचा, तो शेष कितना बचेगा। पहला केस में तो इतना, सेकेंड केस में क्या है कि x का 3/4 तो बचा कितना 1/4 बचा होगा। 1/4 को जो है 21 लाभ पे बेचता है तो 15% के लाभ पे बेचता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x/4 इंटू 15%, और जब परसेंट आ जाएंगे तो नीचे 100। एक कटेगा कितना बार में, एक कटेगा 3 बार में। ठीक है, एक कितना बार में कटेगा 3 बार में, एक कटेगा 3 बार में और एक कटेगा 20 बार में। तो ऊपर क्या हो गया 3x और नीचे 20 × 4 80 लाभ। अब पूछ रहा है टोटल लाभ क्या होगा, तो कुल लाभ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, कुल लाभ निकाल देंगे। तो कुल लाभ क्या हो जाएगा 3x/20 प्लस 3x/80, इसी को प्लस कर देंगे। तो इसका जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 80, और ऊपर में कितना हो जाएगा 5 × 15 यानी कि 15x।
जब इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 5 तिया 15, 16 पंचे 80, 5 तिया 15 और 16 पंचे 80, तो फाइनल क्या आ गया 3x/16, 3x/16। अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे लाभ प्रतिशत, क्या निकाल देंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे जितना में हुआ और गुना 100, तो 3x/16 कितना में हुआ, तो टोटल माने थे x, तो x × 100। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर 25 से कटा 4 से कटाते तो ये 25 बार में और ये 4 बार में। ऊपर क्या बचा, 25 तिया 75, ऊपर कितना बचा 75 और नीचे 4, इसी को सॉल्व कर देंगे। 18 चौके 72 और उसके बाद कितना बचेगा 75, यानी कि 18.75, यानी कि इसके आसपास का आंसर क्या है, तो 19 हम लोग ले सकते हैं, इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है वह छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करे जिसके अनुपात 5:6 के दोनों संख्या में से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम हो। तो क्या करा है कि कोई संख्या माने जिसमें 5 और 6 को घटाना है, पहले में 5 और दूसरे में किसको घटाना है 6 को। तो मान लेते हैं संख्या क्या है x। अब क्या करा है कि ये जो है संख्या घटाने पर ये संख्या क्या हो, तो ये 17/22 अनुपात से क्या हो, छोटा हो। x में इतना घटाया कि वह संख्या 17/22 से क्या हो, छोटा हो। बस यही करना था। अब क्या कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 22 × 5 110 घटा 22 x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन का चिन्ह सिंबल है, और उसके बाद इसको गुना कर देंगे 17 × 2 6 106, 17 × 6 102 - 17x, ठीक है। अब -x वाले को एक जगह लाएंगे, 102 जाएगा 110 में तो कितना बचेगा 8, और 22x में 17x जाएगा तो कितना बचेगा 5x, 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x = ग्रेटर देन हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5 का, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसको भाग दे देंगे तो 1.6, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू इसका ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, x = 2 आ जाएगा, x = क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। 1.6 आ गया क्योंकि 1.6 के आसपास तो कोई मान नहीं है, तो क्या है 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है 2 हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है गन्ने के पौधे में डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। तो क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, क्लोरोफिल CO2 जल तथा सूर्य के प्रकाश से ये फोटोन से ऊर्जा अवशोषित कर सहायता करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो किसके उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होगा, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में, कौन सा शहर में, वियना शहर में स्थित है, ठीक है। इसका संगठन का काम क्या है, तो परमाणु ऊर्जा वाले जितने भी देश है उसे शांतिपूर्ण रखने के लिए, ये नहीं कि छोटा छोटा युद्ध में परमाणु हथियार का प्रयोग कर ले, इसलिए, ठीक है, इस लगाया गया था। एक इसके लिए एक एक्ट लाया गया था PNPT, परमाणु प्रसार संधि, ठीक है, प्रोटोकॉल, कि उन्हें कब आया था, तो 1968 में। कोई भी देश एक दूसरे में परमाणु हमला
नहीं कर सकता। इसके उद्देश्य तो यही था कि परमाणु हमला से बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी का परमाणु हथियार इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि एक देश में छोड़ देने पर उसके आसपास का देश को भी तबाह कर सकता है। ये 1945 वाला नहीं है, उससे 1000 गुना स्ट्रॉन्ग पावर का परमाणु हथियार आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रोइकॉनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। अमर्त्य सेन को तो जानते हैं, भारतीय अर्थशास्त्री थे जिसे 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एडम स्मिथ को जानते हैं, ये तो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा किए हैं। कार्ल मार्क्स, ये तो एक क्या कहते हैं राइटर थे, इसके पुस्तक का नाम था इसका कुछ नारा है जो फेमस है, जैसे दुनिया के मजदूर एक हो, इसी का है मेनकॉफ, ये सब इसी का राइट यानी कि कार्ल मार्क्स का द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। तो माना कि संख्या क्या है, तो संख्या x है। क्या करें कि संख्या के 2/3 यानी कि 2/3 में से क्या करा है कि 70 माइनस करने पर वह संख्या क्या करा है कि 30 और उस संख्या के 1/4 के हो जाता है, तो उस संख्या का क्या करा है कि उस संख्या का 1/4 1/4 हो जाता है। इतना ही सवाल कह रहा है, बाकी हम लोग देख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/3 माइनस 70, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस x/4। x वाले को एक जगह लाएंगे, x वाले को क्या करेंगे x जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x -/3 माइनस उधर से प्लस से क्या आ जाएगा माइनस x/4 इक्वल टू हो जाएगा 30 उधर था पहले से, इधर से 70 माइनस से जाएगा तो क्या हो जाएगा +70। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 12, हो गया 4 दूना 8x माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया 100। अब इसको सॉल्व करेंगे 8x में 3x जाएगा तो क्या होगा 5x/12 इक्वल टू हो गया 100। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 100 गुना 12/5 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 20 बार में, 20 गुना 12 कितना हो गया 240। संख्या क्या है तो 240 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आँख के डैश को कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि दूर और निकट दोनों का असमंजस करना, ये क्या कहलाता है समंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, ये कब शुरू हुआ था तो नवंबर 1930 को। कब हुआ था? नवंबर 1930। और ये कब तक चला था तो 19 जनवरी 1931 तक चला था। कितना नवंबर को स्टार्ट हुआ था तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था तो कांग्रेस भाग नहीं लिया था, ठीक है। अगर फिर दूसरा की बात करें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन
तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। कब से कब तक? तो 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक महात्मा गांधी इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और भी क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारत के तरफ से भाग लिए थे? तो लिए थे B.R. अम्बेडकर। कौन लिए थे? B.R. अम्बेडकर, जो कि दलित वर्ग से थे। वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि D को 23 लिखा जाए, T को 7 लिखा जाए, तो एडुएशन को क्या लिखा जाए? तो इसमें क्या किया गया है? D को लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 23 लिखा गया है, और T को लिखा गया है 7। तो इससे पता चल रहा है कि इसके अपोजिट लेटर का वैल्यू लिखा गया है। जैसे होता है ना GT रोड, तो G20 और ये 7, तो ये वाला वैल्यू लिखा गया है। तो हम भी उसी तरह करेंगे। क्या है? EDITION। ठीक है, तो E के लिए क्या आएगा? E के अपोजिट होता है V, तो E के अपोजिट V आता है। V का मान कितना होता है? 22 होता है। V का मान कितना होता है? 22। W का W का अपोजिट क्या होता है? DW होता है, DW। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23। I के अपोजिट होता है R। I का अपोजिट क्या होता है? R का वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। T का अपोजिट होता है GT रोड, तो G का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, 7। उसी तरह फिर I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। O का अपोजिट लव, LOVE, यानी कि ये होता है तो ये 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। फिर N का उल्टा M होता है 13। तो 22, 23, 18, 7, 18, 12, 23 जिसका होगा राइट आंसर, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। अगर पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा का हेड कौन होता है, इसका मालिक किसके निगरानी पे होता है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री के निगरानी पे होता है। ठीक है, ये किसके निगरानी पे होता है? तो ये प्रधानमंत्री के निगरानी पे होता है। इसका डायरेक्ट हेड कौन होता है? तो भारत के PM होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 3 अगस्त 1954 को परमाणु विभाग की स्थापना किया गया था। अगर पूछा जाए कि परमाणु विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अगर भारत के परमाणु विभाग की बात किया जाए तो ये 3R कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 3R का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस। एक R का मतलब हो गया रिड्यूस, दूसरे R का मतलब हो गया रीयूज, और तीसरा R का मतलब हो गया रिसाइकिल। तीसरे R का मतलब क्या हो गया? रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। भारत का परमाणु ऊर्जा जो है वो 3R के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ कढ़ाई के किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ की बात करें तो चिकनकारी, कौन सा? चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें पेचवर्क की बात किया जाए तो ये राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। किसका है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तकला है। कौन? पेचवर्क। और उसके बाद फुलकारी की बात करें तो ये क्या तरह है? कढ़ाई कला है। कढ़ाई
यानी कि कपड़े सब में जो हाथ से किया जाता है कढ़ाई, वो कला है, जो कि किस राज्य में फेमस है? तो पंजाब में। किस राज्य में फेमस है? तो पंजाब में। कत्था की बात करें, किसकी बात करें? कत्था की, तो कढ़ाई है, ये भी क्या है? तो कढ़ाई है। ये किस राज्य में फेमस है? तो ये बंगाल में फेमस है। किसमें? बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये फेमस है। ठीक है, फुलकारी हो गया पंजाब, कथक हो गया बंगाल, चिकनकारी हो गया लखनऊ, पेचवर्क हो गया राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? कितना छात्र था टोटल? टोटल स्टूडेंट था 370, जिसमें पास आउट कितना हो गया? पास आउट हो गया 352। तो परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? परसेंटेज उत्तीर्ण का। तो पास आउट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल कितना पास हुआ? तो 352। कितना स्टूडेंट था टोटल? तो 370 इंटू 100। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कटेगा तो कटा देंगे। 37 ये कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। 37 का 37, अब फिर कितना बार में कटेगा? यहाँ से अगर जीरो लेंगे तो 9 बार में ये कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। यानी कि 95% स्टूडेंट क्या हो गया? पास कर गया, लगभग 95%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्या का योग 17 है, उनके वर्गों का योगफल क्या है? 145 है। तो संख्या याद करें। मान लेते हैं कोई संख्या है x और y, कहता है x प्लस y का योग कितना है? 17 है। अब इसी का स्क्वायर कर रहा है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये कितना है? तो 145 है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे 8 और 9 ले लेते हैं, 8 9 को जोड़ते हैं तो 17 हो जाएगा, 8 प्लस 9 17। अब इसको स्क्वायर को जोड़ लेते हैं, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 4 1 5, 8 6 14, 145 द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार से प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्रता पार्टी यानी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।